हेलो क्लास 10th। अभी हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा कि 1815 ये वो साल था, बहुत महत्वपूर्ण साल है अगर हम अपने क्लास 10th के सिलेबस के हिसाब से देखें। ये वो साल है जब नेपोलियन हारा था, जो मैंने आपको याद करवाया था कि ब्रैप कंट्रीज़ थी। ब्रैप मतलब, अगर आपको याद हो तो आप बताइए। ब्रैप मतलब ब्रिटेन, रशिया, ऑस्ट्रिया और प्रूशिया। ये वो कंट्री थी जिन्होंने नेपोलियन को हराया था। तो नेपोलियन के हारने के बाद वियना ट्रीटी, याद होगा, वियना ट्रीटी करी गई, जिसमें कि ये सारे जो ब्रैप देश थे ये वहाँ आए और इन्होंने एक समझौता किया, एक अग्रीमेंट किया, जिसमें इन्होंने माना कि नेपोलियन के जितने भी रूल्स थे, जितने भी नियम नेपोलियन ने बनाए थे, उन्हें ख़त्म किया जाएगा। और अब जितने भी लोग जो रूढ़िवादी हैं वो फिर से अपना वर्चस्व जमाएंगे, वो फिर से अपने जो नियम कानून थे वो लगाएंगे। अब ये वो समय था जब क्रांतिकारी उभर कर सामने आने लगे थे। इसमें हर एक शब्द को ध्यान से पढ़ने की कोशिश करिएगा, हर एक शब्द में अपना एक मतलब छुपा हुआ है। 1815 के बाद वर्षों में दमन के भय से, दमन मतलब उनको दबाया जाता था, उनको प्रताड़ित किया जाता था, उनको परेशान किया जाता था। अनेक उदारवादी राष्ट्रवादियों को भूमिगत कर दिया गया, मतलब उन्हें ज़बरदस्ती छुपना पड़ा, क्योंकि जो रूढ़िवादी लोग थे जिन्होंने वियना ट्रीटी में, वियना समझौते में हस्ताक्षर किए थे, वो नहीं चाहते थे कि किसी भी प्रकार के उदारवादी या राष्ट्रवादी लोग अपने अपने जो क्रांति है उससे वापस आ जाएं और फिर से जो जैसे नेशनल असेंबली बनी थी वैसा कुछ दोबारा से वैसा कोई माहौल बनाया जा सके। बहुत सारे यूरोपीय राज्यों में क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने और विचारों का प्रसार करने के लिए गुप्त संगठन बनाए गए। इसे ज़रूर याद रखिएगा, सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाई गई। सीक्रेट मतलब गुप्त और सोसाइटी मतलब ऐसे संगठन बनाए गए, जिसमें कि क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता था और उनके विचारों का प्रसार किया जाता था। वो अपने विचारों को एक से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने का काम करते थे, वो भी गुप्त तरीके से, इसलिए इसे गुप्त संगठन कहा गया था। अब ये समझते हैं कि क्रांतिकारी थे कौन, किन्हें क्रांतिकारी की संज्ञा दी गई थी। तो उस समय क्रांतिकारी होने का मतलब था ऐसे लोग जो राजतंत्रीय व्यवस्थाओं का विरोध करते हैं, जो वियना कांग्रेस में स्थापित की गई थी। मतलब जब 1815 में वियना का समझौता हुआ, उस टाइम जो भी नियम कानून बनाए गए थे, जो लोग उनका विरोध करते थे या फिर राजतंत्र का विरोध करते थे, उन्हें ही क्रांतिकारी की संज्ञा दी गई थी। क्रांतिकारी होने के लिए एक बात और ज़रूरी थी कि उन्हें स्वतंत्रता और मुक्ति के लिए प्रतिबद्ध होना, मतलब उनका निश्चय दृढ़ होना चाहिए, और उनका संघर्ष करना क्रांतिकारी होने के लिए ज़रूरी था। मतलब ऐसा नहीं है कि बस आप मन से अपना विचार निकालो, नहीं, आपको संघर्ष में भी सामने आना पड़ेगा, तभी आप जाके क्रांतिकारी की संज्ञा में आ सकते हैं। ज़्यादातर क्रांतिकारी राष्ट्र राज्यों की स्थापना को ही आज़ादी का अनिवार्य हिस्सा मानते थे। ज़्यादातर जो क्रांतिकारी थे उनका मानना था कि राष्ट्रवाद होना चाहिए, राजतंत्र नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये काम था, ये सोच थी क्रांतिकारियों की। अब बात करते हैं बहुत फेमस क्रांतिकारी की, जिनका नाम था जुत्सपी मज़ीनी, जो कि इटली के क्रांतिकारी थे। इनके ऊपर क्वेश्चन ज़रूर बनता है, तो इनके बारे में ध्यान से पढ़ लें कि ये इटली के क्रांतिकारी थे, जुत्सपी मज़ीनी। इनका जन्म 1807 में जेनोवा में हुआ था। शुरू में ये एक कार्बोनारी गुप्त संगठन का सदस्य बने, मतलब इन्होंने अपने संगठन बाद में बनाए, बट शुरू में ये एक संगठन जो पहले से चल रहा था, गुप्त संगठन कार्बोनारी, उसके सदस्य बन गए। और 24 साल की युवावस्था में लिगोरिया में क्रांति, लिगोरिया एक जगह का नाम है, वहाँ पर क्रांति के लिए इन्हें बहिष्कृत कर दिया गया। ये माना गया कि ये क्रांति करने का जो तरीका था वो सही नहीं था, और इसलिए इनको वहाँ से बहिष्कृत कर दिया गया। तत्पश्चात इन्होंने 2 भूमिगत संगठन, मतलब 2 सीक्रेट सोसाइटी खुद ही बना ली। पहले ये कार्बोनारी के सदस्य थे, अब इन्होंने खुद 2 अलग अलग संगठन बनाए, गुप्त संगठन, जिनका नाम था पहला यंग इटली और दूसरे का नाम था यंग यूरोप। अब आप समझ सकते हैं, यंग इटली मतलब जो सिर्फ इटली के युवा लोग थे, जो यंग पर्सन थे,
वो लोग इसमें ऐड होते थे तो यंग इटली नाम रख दिया। और जो पूरे यूरोप में, क्योंकि इनकी देखा देखी इनसे लोग बहुत प्रभावित होते थे, इनकी बातों से, इनके विचारों से, तो पूरे यूरोप में भी अलग अलग देशों में युवा इनके साथ जुड़ने लगे और इनके विचारों पर सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाने लगे। तो इन्होंने 2 सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाई, 2 गुप्त संगठन बनाए। पहले का नाम है यंग इटली, जो कि मार्सेई इटली में जगह का नाम है, और दूसरी बनाई यंग यूरोप, जो कि बर्न यूरोप में एक जगह का नाम है, वहाँ पर बनाई, जिसके सदस्य पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मन राज्यों के समान विचार रखने वाले लोग थे। और लोग ही नहीं थे बल्कि युवा थे। तो ऐसे युवा जो जुत्सेपी मज़ीनी से पूरी तरीके से प्रभावित थे, जो उनके विचारों को आगे बढ़ाना चाहते थे, वो इन संगठनों के सदस्य बने। मत्सिनी का विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्यों की इकाई, प्राकृतिक इकाई थी। ये विचार भी कई बार क्वेश्चन में पूछ लेता है कि जो जुत्सेपी मज़ीनी थे उनका अपना विचार क्या था। तो उनका विचार था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार ही राष्ट्र ही मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई है। मतलब ये जो रूढ़िवाद है ये आप नहीं चला सकते। एक संगठन होने के लिए, एक राष्ट्र होने के लिए, सबको बराबर करने के लिए ज़रूरी है कि एक राष्ट्र की का नियम फॉलो किया जाए। चलिए, ईश्वर की मर्जी थी इनके हिसाब से कि ये ईश्वर की मर्जी थी। उसके बाद इटली छोटे राज्यों, इनका एक और विचार था कि इटली जो है वो छोटे राज्यों और प्रदेशों के पैबंदों की तरह नहीं रह सकता। पैबंद जानते हैं ना, मतलब छोटे छोटे पैचेस, छोटा छोटा हिस्सा, है ना। जैसे कहीं कपड़ा फट जाता है तो पैबंद लगाते हैं ना, पैच लगाते हैं। तो इनका मानना था कि इटली छोटे राज्यों और प्रदेशों की तरह पैबंद नहीं बन सकता। इटली इतना छोटा नहीं है कि उसे आप पैबंद की तरह यूज़ करें या बनाएं। उसे जोड़कर राष्ट्रों के व्यापक गठबंधन को एकीकृत गणतंत्र बनाना ही था। उनका मानना था कि जो छोटे छोटे राज्य जो इटली में फैले हुए हैं अलग अलग जगह पे, उनको जोड़कर एक राज्य बना दिया जाए, एक राष्ट्र बना दिया जाए। एकीकृत गणतंत्र बनाना ही था। यह एकीकरण ही इटली की मुक्ति का आधार हो सकता है। उनका मानना था कि जब तक हम यूनिफिकेशन नहीं करेंगे, जब तक हम एकीकरण नहीं करेंगे, तब तक इटली का आधार नहीं हो सकता, इटली स्वतंत्र नहीं हो सकती। उनके इस मॉडल की देखा देखी जर्मनी, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, पोलैंड, ये नाम यहाँ भी आए थे। जर्मनी, फ्रांस, इटली, पोलैंड, और वही नाम यहाँ भी हैं। यहाँ पे स्विट्ज़रलैंड और ऐड हो गया एक, कि गुप्त संगठन कायम किए जा रहे थे। सबका यही मानना था कि यूनिफाई करो, इकट्ठा हो जाओ और हमें राष्ट्र को सौंप दो, रूढ़िवादिता या राजतंत्र को ख़त्म कर दो। तो ये जुत्सेपी मज़ीनी ने एक अपना विचार दिया था जो पूरी तरीके से बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था। मैत्सिनी राजतंत्र का घोर विरोध करते थे। और मैटरनिक आपने पढ़ा था 1815 वाले में, कि मैटरनिक जो थे, इन्होंने कहा था कि हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन जुत्सेपी मज़ीनी है। ये सेंटेंस भी कई बार पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन ये किसने कहा, तो मैटरनिक ने कहा। और किसके लिए कहा, तो जुत्सेपी मज़ीनी के लिए कहा था कि ये हमारा सबसे खतरनाक दुश्मन है ना। अगर ये आगे बढ़ गया तो हम लोग पीछे हो जाएंगे या हमें पीछे होना पड़ेगा। ये पिक्चर दी हुई है आपके बुक में, इसके बारे में भी देख लेते हैं। जुत्सेपी मज़ीनी और बर्न 1833 में यंग यूरोप की स्थापना करते हुए गियाकोमो मार्टिनगाज़ा का चित्र है, इन्होंने बनाया है। ये मज़ीनी है, ट्रीटी पे साइन कर रहे हैं, और भी इनके जर्मनी, पोलैंड और फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड के लोग हैं इनके साथ में, जो इनके साथ उस समझौते पे, उस राष्ट्रवाद के लिए आगे बढ़ने के लिए गुप्त संगठन में इनका साथ दे रहे हैं। तो ये वीडियो यहीं तक, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको समझ भी आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। बाय बाय।